गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, हम देख रहे थे एनुअल एग्जामिनेशन 2024 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का जो एनुअल एग्जामिनेशन उसका केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक का सॉल्यूशन, है ना। तो आइए देखते हैं। यदि जो बच्चे 1 से 25 तक का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाला वीडियो जाके देखिए, है ना। ये जो है सो आपको प्ले लिस्ट पर जाके ढूंढिएगा। तो केमिस्ट्री लेक्चर में आपको जो है सो 1 से 25 तक का फर्स्ट सीरीज़ PYQ का फर्स्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी का तैयारी अच्छे तरीके से होता रहे, है ना। तो आइए देखते हैं 26 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके थे। इसमें हम देखेंगे 26 से लेकर के। देखिए तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सेल ZnZnSO4 CSO4 Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड कौन होगा। तो जो राइट साइड होगा वो कैथोड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो राइट साइड में कैथोड कॉपर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कॉपर बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 27, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। हु गेव द थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। तो आर्हेनियस जो है वो आर्हेनियस के द्वारा थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन दिया गया है ना। किसके द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा। आर्हेनियस जो है वो थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन दिया है। शॉर्ट में बता देते हैं कि आर्हेनियस का जो एसिड बेस कंसेप्ट पढ़िएगा तो उसमें ये बताया है कि वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और जल में घुल के H+ आयन देता हो, वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और जल में घुलने के बाद H+ आयन देता हो उसको क्या बोलेंगे, एसिड, यानी आर्हेनियस एसिड बोलेंगे। और वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्साइड हो और जल में घुलने के बाद वो OH- आयन देता हो तो उसके बोलेंगे बेस, आर्हेनियस बेस। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे कि HCl है, इसका लिमिटेशन तो अलग है। HCl को जल में घोलेंगे तो H+ देगा और Cl- देगा, तो यानी HCl क्या है हुआ, आर्हेनियस के हिसाब से एसिड हुआ। और एक अगर बेस का लें तो जैसे H2 है तो ये तो खैर जल ही है। इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लें तो इसमें देखिए हाइड्रोक्साइड है और ये जल में घुलने के बाद आपको Na++ OH- देता है ना। तो हाइड्रोक्साइड आयन जल में घुल के देता है, ये इसलिए क्या हुआ, बेस। किसके हिसाब से, आर्हेनियस के हिसाब से। आर्हेनियस कैसे चेक कर रहा है एसिड बेस को, आयनाइजेशन के थ्रू, है ना। तो थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन किसके द्वारा दिया गया, आर्हेनियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 को, किस पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन। तो जो किसी भी कंपाउंड का है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर जो है निर्भर करता है उसके एक्टिव मास पे, सक्रिय मात्रा पे। किस पे, एक्टिव मास पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। 28 का क्या हो जाएगा, डी, है ना। एक्टिव मास के ऊपर जो है सो उसका रेट डिपेंड करता है, याद रखिएगा। अब यहाँ 3 ऑप्शन जो है वो नहीं हुए, एक एक्टिव मास पे ही जो है सो किसी भी अभिक्रिया का दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में किस एल्काइल हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है। जलांशन मतलब हाइड्रोलिसिस होगा, है ना। हाइड्रोलिसिस का बात हो रहा है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। तो देखिए आपको बता रहे हैं SN1 मैकेनिज्म जो है ना बच्चों, SN1 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। यानी SN1 रिएक्शन जो है वो स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। और सबसे पहला बात
कि SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया यूनिमोलिकुलर। SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर करने का मतलब है कि जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट पर। किस पे, एक सबस्ट्रेट पर, है ना। तो जब रेट एक ही सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा तो उसको बोलेंगे वो SN1 अभिक्रिया है। यदि रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड करे तो उसको बोलेंगे कि वो SN2 है। क्या है, SN2। यानी बेस और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करेगा अगर रेट, तो बोलेंगे वो SN2 अभिक्रिया है। लेकिन सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा तो बोलेंगे SN1 अभिक्रिया है। तो SN1 अभिक्रिया के द्वारा जो है, जैसे एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं CH3OH, इसका हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे बेस के साथ, तो सॉरी यहाँ पे ये नहीं लेना था हमको, क्या लेना था, अल्काइल हैलाइड लेना है, X लेना है। इसका हाइड्रोलिसिस अगर किसी बेस के साथ करेंगे तो ये बनाएगा क्या, अल्कोहल बनाएगा, है ना। तो ये जो है ये बनाएगा कैसे, SN1 में वही पार्टिसिपेट करेगा। देखिए यहाँ पे अल्काइल हैलाइड 3 दिख रहा, 4 अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, वही अल्काइल हैलाइड SN1 के थ्रू पार्टिसिपेट करेगा जिसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो आप जानते हैं कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जो है वो क्या होता है, 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन। कौन, 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री, एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री, है ना। ये बात को आप जान रहे हैं। तो जिस अल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जिस अल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा वो जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो SN1 से अभिक्रिया को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अगर तोड़ेंगे, एक एक करके बताते हैं। इसमें जो बनेगा वो कैसा बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें जो बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और इसमें जो बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे निकाल रहे हैं, जैसे CH3CH2X ये है ना, तो इस X को जब तोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा ना। तो ये प्लस को देखना है कि प्लस जिस कार्बन पे है वो कार्बन अपने पीछे एक ही कार्बन से जब लिंक रहेगा तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। उसी तरीके से D नंबर को देखिए, D नंबर ये है। D नंबर को जब आप देखिएगा तो कैसे है, ये ऐसे है, CH3 है, यानी CH3 का तीन ग्रुप CH3 है और यहाँ पे X है। तो ये X को जब बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे प्लस आएगा वो अपने पीछे कितना कार्बन से लिंक है, 3 कार्बन से। मतलब 3 डिग्री कार्बन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा इसमें, और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है वो SN1 के थ्रू क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पे जो 1 डिग्री होगा वो प्रीफर करता है SN2 के द्वारा हाइड्रोलिसिस होना, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हाइड्रोलिसिस होगा SN2 के तहत। 2 डिग्री जो है ये भी SN2 के तहत ही अधिकतर होता है, कभी कभी SN1 के तहत भी होता है। लेकिन 3 डिग्री हमेशा क्या है कि SN1 के थ्रू ही हाइड्रोलिसिस होगा। 3 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमेशा जो हाइड्रोलिसिस है वो SN1 के थ्रू होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 3 डिग्री बन रहा है, इसमें तो 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है। 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए SN1 से बनेगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है। क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर गिव्स। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। इसमें जो है सो रिडक्शन करना है आपको, किसको, क्लोरोफॉर्म को रिडक्शन करना है। तो हाइड्रोजन से रिडक्शन जब कीजिएगा किसके उपस्थिति में, जिंक और वाटर के उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा पता, मीथेन बनाएगा, CH4 बनाएगा, और जो है सो 3 मोल HCl बनाएगा, यानी 6 हाइड्रोजन लगेगा, 3 यहाँ पे आके जुड़ेगा और 3 इस Cl के साथ 3 HCl निकल जाएगा, तो बनाएगा क्या, मीथेन।
जब क्लोरोफॉर्म को रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे किसके उपस्थिति में, जिंक और वाटर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। एक कार्बन है ना यहाँ पे ये सभी क्लोरीन बाहर निकल जाएगा HCl के रूप में, और सभी क्लोरीन के जगह में 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं क्या हम कह रहे हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है Cl। जब रिडक्शन करेंगे ना हाइड्रोजन से, तो ये सभी Cl के जगह पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। और ये तीनों Cl जो है वो 3 HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि CH4 हो गया, एक C और 4 4 हो गया। CH4 का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन। तो क्या होगा, मीथेन बनेगा। ठीक है, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 31 को, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है, बोला जा रहा है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ कि CH3CH2Br, यही हुआ इथाइल ब्रोमाइड। इसका अभिक्रिया कराना है आपको शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ, Ag2O के साथ, है ना। तो देखिए इसको सोचिए कि ये 2 मोल में हमेशा यूज होता है इसमें अभिक्रिया में, CH3CH2Br। ये जो Br है वो Ag2 के साथ अभिक्रिया करके निकल जाएगा, क्या बनेगा, AgBr। क्या बन जाएगा, AgBr। कितना मोल, 2 मोल। और ये जो ये है और ये O के साथ सट जाएगा तो क्या बनेगा, डाइथाइल ईथर। जैसे देखिए कैसे बनेगा वो चीज़ भी हम बता रहे हैं, कैसे बनेगा वो चीज़ हम बता रहे हैं। जैसे ये बनेगा CH3CH2 और बीच में O आ जाएगा और फिर से ये रिपीट हो जाएगा ये वाला यूनिट CH2CH3, है ना। ये कट के निकल जाएगा AgBr और ये O ये बीच में आ जाएगा और ये दोनों सिर्फ जुड़ जाएगा ऐसे। तो इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल और ये ईथर का ग्रुप हुआ, मतलब बनेगा डाइथाइल ईथर। क्या बनेगा, डाइथाइल ईथर। समझ गए कैसे, डाइथाइल ईथर को ऐसे भी लिखते हैं C2H5O C2H5, यही चीज़ बनेगा। कैसे बना वो भी हम बता दिए, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। 32 क्वेश्चन को देखते हैं कि ल्यूकास अभिकर्म है। तो जो ल्यूकास अभिकर्म है ना, देखते हैं इंग्लिश में थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ल्यूकास रिएजेंट इज, तो ल्यूकास रिएजेंट जो है ना वो अनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl को कहते हैं। अनहाइड्रस ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 को देखिए कि ब्यूटेन 2 ऑल है एक, ब्यूटेन 2 ऑल है एक। तो ब्यूटेन 2 ऑल कैसे लिखेंगे, CH3CH3 2 ऑल मतलब कि यहाँ पे OH, यहाँ पे ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल 1 2 3 4। ब्यूटेन 2 ऑल कैसा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी है या डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो देखिए जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, वो कार्बन यदि अब आगे पीछे कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अपने आगे पीछे 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, कैसा, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल ढूंढिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 34, निम्नलिखित में से कौन टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल का मतलब 3 डिग्री, है ना। टर्सरी का मतलब 3 डिग्री अल्कोहल कौन है। तो देखिए इसमें जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अपने पीछे कितना कार्बन से, 1, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अपने पीछे कितना से जुड़ा हुआ, 1, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। साथ में ये डाइहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक मतलब 2 OH ग्रुप है ना। इसमें देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अपने पीछे 1 2 और एक 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, यही तो ढूंढना था। इसमें देखिए मिस्टेक इसमें हो सकता है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपने पीछे सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये भी 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, है ना। इस बात को समझिए, इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल हुआ। कैसे,
अल्कोहल जो का फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अपने पीछे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और इसमें अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपने पीछे एक ही कार्बन से है। तो ये 1 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री हुआ, ये भी 1 डिग्री हुआ, लेकिन ये 3 डिग्री हो गया। समझ गया? टर्सरी हो गया बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए कि इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है। इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है ना। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो कैसे होगा? इसको 1 काउंटिंग करेंगे, इसको 2, इसको 3, तो 1 2 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल सभी जगह दिख रहा है, ये सभी कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 पे मिथाइल है और 1 पे अल्कोहल है और 3 कार्बन वाला प्रोपेन। 1 पे अल्कोहल है और 1 2 3 कार्बन वाला को क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल होगा, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या बताया गया कि 1 2 3 गिनती कर लिए पहले, और 2 पे मिथाइल हो गया, यानी 2 पे मिथाइल हो गया। उसके बाद 1 पे प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला को प्रोपेनॉल कहते हैं। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए कि एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है? एसिटाइल क्लोराइड। तो देखिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया के रूप में भी आपको पूछ सकता है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों CH3 डबल बॉन्ड OH। इस एसिटिक एसिड का अभिक्रिया जब है ना PCl5 के साथ कराएंगे, किसके साथ? PCl5 के साथ, तो ये बनाएगा एसिटाइल क्लोराइड। CH3 डबल बॉन्ड O सॉरी यहाँ पे Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cl। यही एसिटाइल क्लोराइड है। तो PCl के साथ करवाइए या PCl3 के साथ करवाइए या थायोक्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ, सभी के साथ जो एसिटिक एसिड है वो अभिक्रिया करके ये कंपाउंड बनाता है, एसिटाइल क्लोराइड बनाता है। किसके साथ अभिक्रिया करके नहीं बनाता है? तो Cl2 के साथ। तो क्वेश्चन क्या है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड, यानी एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है? तो इसके साथ नहीं बनाता है, बाकी तीनों के साथ बनाता है। तो इससे आप कैसे इसको इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हो गया। मान के चलिए कि एग्ज़ाम में यही चीज़ आ जाए कि अभिक्रिया को पूरा करें, अभिक्रिया को पूरा करें। यहाँ पे OH लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कोई भी, जैसे PCl3 है, इसमें कोई भी आ जाए, क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। कैसे? डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl आ जाएगा और ये जो OH है वो रिप्लेस होके इसके साथ निकल जाएगा POCl3। समझ गए? और 1 मोल वाटर निकलेगा। तो जो एसिटिक अम्ल है ना वो क्लोरीन के साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है, बाकी तीनों के साथ बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 37। एसिटामाइड होता है, तो एसिटामाइड जो है फॉर्मूला होगा CH3 डबल बॉन्ड ONH2। ये एसिटामाइड है, ये एम्पोट्रिक नेचर का होता है। एम्पोट्रिक मतलब कि उभयधर्मी नेचर का होता है ना। एसिडिक और बेसिक गुण दोनों इसमें पाया जाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे कि एम्पोट्रिक, यानी कि उभयधर्मी नेचर का होता है। कौन? एसिटामाइड। जैसे देखिए जिसमें एसिडिक और बेसिक एसिडिक प्लस बेसिक दोनों बिहेवियर जिसके अंदर हो, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों हो, उसको बोलते हैं वो उभयधर्मी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 38 को कि ये है एक क्या है? प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है या क्वाटनरी है? तो ढूंढिए। अमीन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अपने पीछे 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब 3 डिग्री हो गया, टर्सरी। C नंबर है ना। बहुत आसान, बहुत ही इससे आसान कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता है 1 2 डिग्री 3 डिग्री ढूंढना। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। देखिए मिथाइल अमीन बोला गया है CH3NH2, इसको अभिक्रिया कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ, है ना। तो क्या बनेगा? तो इसमें जो बनेगा
ये बनेगा मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3NC बनेगा यहाँ पे, ये चीज़ याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। आप लोग को याद होगा शायद 3 दिसंबर 1800 या 1984 ईस्वी में, कंफर्म नहीं है, इसके आसपास भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में यही गैस रिसा था, कौन? मिथाइल आइसोसाइनाइट, है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइट ये गैस काफ़ी जहरीला होता है और कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, न गंध देगा न दिखेगा, और ये इतना जहरीला होता है कि आदमी इसके जो स्मेल करने से ही उस लोगों की जान जा सकती है। लगभग 3800 से ऊपर व्यक्ति जो है सो इस भोपाल गैस त्रासदी में मर गए थे, जहरीला गैस सूंघने के कारण, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पे क्या बनता है? मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। क्या बनता है? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये एक प्रकार से जो है सो प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी है, प्राइमरी अमीन को इसी विधि से टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, समझ गए। अभिक्रिया क्या था कि सबसे पहले मिथाइल अमीन लिखेंगे, याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कंप्लीट द फॉलोइंग अभिक्रिया में करके आपसे ये चीज़ पूछ ले, अल्कोहलिक KOH, है ना। ये मिथाइल अमीन हुआ, ये क्लोरोफॉर्म हुआ, ये अल्कोहलिक KOH हुआ, तो अभिक्रिया जो है वो बनाएगा CH3, प्राइमरी मतलब कि अधिकतर अमाउंट में बनाएगा जो मिथाइल आइसोसाइनाइट बनाएगा। D नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय है, सबसे अधिक क्षारीय बेसिक बोल रहा है कि सबसे अधिक बेस कौन है, तो ढूंढिए। बेस के लिए क्या होता है कि प्लस आई इफेक्ट सब में है। प्लस आई इफेक्ट मतलब कि बेस क्या होता है वो चीज़ पहले आप कंफर्म कर लीजिए। लोन पेयर डोनर आर कॉल्ड बेस। क्या बोलते हैं कि जो लोन पेयर डोनेट करेगा दूसरे को, डोनेट कब करेगा? जब उसके पास अधिक लोन पेयर होगा, ठीक है, उसको बेस बोलेंगे। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड, ठीक है। जो लोन पेयर ग्रहण करेगा उसको एसिड बोलेंगे, जो लोन पेयर दान करेगा उसको बेस बोलेंगे। आप इतना बात समझ गए। अब दान कौन करेगा? जिसके पास अधिक लोन पेयर होगा। तो देखिए CH3, ये C नंबर को पहले हम लिख रहे हैं, CH2 इथाइल अमीन को लिख रहे हैं NH2। कंसेप्ट थोड़ा सा है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है पहले से, और यहाँ से मिथाइल चूँकि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप वाला है। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के थ्रू पुश करते करते यहाँ पे आके इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जैसे सोचिए कि कोई शहर है, दिल्ली है ना। सभी पटना से रांची से लखनऊ से सब आदमी दिल्ली जाने लगे। अगर दिल्ली जाने लगे तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाएगा ना। तो जब जनसंख्या बढ़ जाएगा तो यहाँ से आराम से ये लोगों को किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उसी तरीके से होता है यहाँ पे, जितना ज़्यादा जमा होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, और जितना ज़्यादा डोनेट कर पाएगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। ये चीज़ समझ लीजिए। यानी जितना देने वाला ग्रुप अधिक रहेगा वो उतना बेसिक होगा, जितना देने वाला ग्रुप अधिक रहेगा वो उतना बेसिक होगा। तो यहाँ पे समझिए, A जो है वो C से अधिक, C जो है वो A से अधिक बेसिक है। C क्या है? तो एनिलीन है। इस बात को समझिए, एनिलीन है, NH2। एनिलीन से इथाइल अमीन ज़्यादा बेसिक इसलिए है क्योंकि एनिलीन का जो लोन पेयर है वो रिंग में घुस जाता है। यहाँ से किसी को देना था दूसरे को, लेकिन इसका खुद का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जा रहा है? रिंग में चला जा रहा है। कहाँ पे? रिंग में आ जा रहा है। तो रिंग में आ जा रहा है मतलब कि बाहर डोनेट नहीं कर पा रहा है। तो इसके कंपेयर में तो E ज़्यादा डोनेट कर रहा है, मतलब A से ज़्यादा C हुआ बेसिक। उसी तरीके से यहाँ देखिए कि इसमें डाइफिनाइल अमीन है, 2 बेंजीन रिंग लग गया, है ना। कितना लग गया? 2 बेंजीन रिंग। इसको देखिए, ये यहाँ का जो लोन पेयर है, वो रेजोनेंस के थ्रू इधर भी रिंग में जाएगा और इधर भी रिंग में जाएगा। जब रिंग में चला जाएगा
तो ये लोन पेयर किसी को देने के लिए कम अवेलेबल रहेगा, कम अवेलेबल रहेगा। कहाँ चला गया, सभी रिंग में चला गया, तो कम अवेलेबल रहेगा। यानी ये जो है ये इसके तुलना में कम बेसिक क्यों होगा। इसमें देखिए एक इथाइल है, इसमें दो इथाइल है। कैसे, इस बात को समझिए, CH3CH2 ये इथाइल हुआ, NH, और इधर भी एक इथाइल है CH2CH3। तो इधर से भी जमा हो रहा है, इधर से भी जमा हो, यानी इधर से भी यहाँ पे लोन पेयर का संख्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रहा है, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रहा है। दोनों तरफ से देने वाला ही है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये बहुत आसानी से किसी को दे सकता है। ये बात समझ गए, बहुत आसानी से किसी को दे सकता है। इसमें क्या है, रिंग है तो सारा इलेक्ट्रॉन रिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें दो रिंग है तो दोनों रिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब देने के लिए इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल रहेगा। तो बेसिक अगर लिखे ना, आंसर तो इसका डी होगा। क्यों होगा, इतना देर में आप समझ चुके होंगे कि इसमें दो तरफ से जो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है वो दोनों तरफ से दो इथाइल है। तो दोनों तरफ से इथाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लोन पेयर का डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और जितना इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा उतना ही वो किसी दूसरे को डोनेट कर पाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कंपेरेटिव करने का लिए आए, कंपेयर करने के लिए आए कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, फिर ये होगा, है ना, उसके बाद ये होगा और ये होगा। ठीक है, समझ गए। आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है। स्टेबल का पूछ रहा है कि द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए कि प्रोटीन में जो है वो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं इसको। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, यानी प्रोटीन जो बनता है वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बनता है। NH डबल बॉन्ड O, ये इस बॉन्ड को बोलते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। लेकिन एक प्रोटीन का चेन, आप देखे होंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बहुत सारा दिखता है। तो एक प्रोटीन का जो हेलिक्स है, हेलिक्स मतलब चेन है, वो दूसरे प्रोटीन के हेलिक्स के साथ जो जुड़ के रहता है, स्टेबल होता है। जुड़ के किसके थ्रू रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। किससे जुड़ के रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, है ना, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो ये चीज़ देख लीजिए, जो प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसके थ्रू स्टेबलाइज करेगा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। समझ गए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है, यानी कि कीटोहेक्सोज पूछा गया है। याद रखिए कि जो कीटोहेक्सोज पूछा गया है इसको ही सबसे पहले लिख देते हैं कीटोहेक्सोज। तो कीटो का मतलब कि जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, क्या हो, कीटोन हो। और हेक्सोज मतलब क्या है कि 6 कार्बन वाला हो, क्या हो, 6 कार्बन वाला हो, और फंक्शनल ग्रुप क्या हो, कीटोन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, याद रखने लायक भी है कि जो फ्रुक्टोज में है ना, जैसे फ्रुक्टोज का आप है सो स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कैसे बनता है, देखिए CH2OH, यहाँ पे देखिए कीटोन बनता है, और नीचे जो है वो 6 बाकी के जो OH ग्रुप हैं, जैसे यहाँ H होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ पे OH होता है, और यहाँ पे OH होता है, इधर H, और यहाँ पे CH2OH, है ना। इस बात को आप समझ गए। तो यहाँ पे देखिए कीटोन ग्रुप है, ये है सो फ्रुक्टोज का है स्ट्रक्चर। फॉर्मूला तो दोनों का, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो फ्रुक्टोज में कीटोन आता है, और वही जो है ग्लूकोज में अल्डिहाइड आता है। जैसे ग्लूकोज का बनाइएगा ना तो क्या बनेगा, CH2OH, है ना, 1 2 3 4 और 2 6 हो गया। इसमें इधर OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा। ये हम लिख रहे हैं ग्लूकोज का
ओपन चेन स्ट्रक्चर, है ना, ऐसा आएगा। तो ये देखिए CHO अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं आया, CHO ही तो होता है अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। और कीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, जो पहला स्ट्रक्चर बनाए थे वो इसी यही चीज़ आया था, ऊपर CH2OH था और नीचे बाकी का चेन था। तो इसमें देखिए जो फ्रुक्टोज है उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप आता है, जबकि जो ग्लूकोज है उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आता है। कई बार है कि स्ट्रक्चर से पूछ लेता है, देखिए ध्यान यहाँ से देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो अल्फ़ा ग्लूकोज है कि बीटा ग्लूकोज है। जैसे आप लोग खाते हैं ग्लूकोज दुकान से मिलता है, लिखा हुआ रहता है बीटा डी ग्लूकोज, क्या लिखा हुआ रहता है, बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा है या अल्फ़ा है ये, तो इसका निर्णय लेने के लिए ढूंढना है ओ, जो कार्बन से अल्डिहाइड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, उसको देखना है। क्या देखना है, देखना ये है कि यदि कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ वो कार्बन से पीछे की ओर हो और हाइड्रोजन आगे हो, अगर ऑक्सीजन पीछे तरफ हो तो ये बीटा बीटा ग्लूकोज होगा। लेकिन इसमें अगर ऑक्सीजन आगे हो और हाइड्रोजन पीछे हो तो इसको बोलेंगे कि ये अल्फ़ा ग्लूकोज है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन स्ट्रक्चर में पीछे तरफ दिखाया गया है, तो पीछे मतलब बैक साइड मतलब बीटा, और आगे है मतलब अल्फ़ा ग्लूकोज है वो, समझ गए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, फ्रुक्टोज। क्या होगा, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोज होता है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, दोनों का फॉर्मूला C6H12 वो 6 ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन का आता है CO और इसमें अल्डिहाइड का आता है CHO, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे अगला कि निम्नलिखित में कौन कीटो नहीं अल्डोहेक्सोज है, अगर पूछेगा अल्डोहेक्सोज है तो क्या मारिएगा टिक। अल्डोहेक्सोज ग्लूकोज को बोलते हैं, यानी अल्डिहाइड भी है 6 कार्बन वाला भी है, अल्डिहाइड और 6 कार्बन वाला है। लेकिन कीटोहेक्सोज अगर पूछेगा तो कौन होगा, फ्रुक्टोज होगा। क्लियर है। 43 को देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछ रहा है। तो ए नंबर को देखेंगे तो इसमें जो इस अभिक्रिया के साथ ये सबस्ट्रेट हुआ वाटर के साथ, तो वाटर हमेशा एक्सेस में लिया जाता है, किस में लिया जाता है, एक्सेस में। तो कोई भी अभिक्रिया में जो सेकेंड सबस्ट्रेट है वो अगर एक्सेस में लिया गया है तो उस पर अभिक्रिया का दर है सो डिपेंड नहीं करता है, अभिक्रिया का रेट डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, जो रेट है अभिक्रिया का वो सिर्फ इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो सिंगल मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पूछ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो ये सिंगल पे जो डिपेंड करेगा वो तो प्रथम कोटि का ही होता है, यानी कि ऑर्डर उसका फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। कब, जब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता हो। बी नंबर में देखिए कि ये है और एक बेस है, ठीक है, बेस है और ये है, तो इसमें जो रेट होगा ना, सेकेंड में रेट है इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, बेस दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ इस पे इसलिए नहीं कर रहा था डिपेंड क्योंकि वाटर को यहाँ पे एक्सेस में लिया गया था, अधिक मात्रा में लिया गया था, इसीलिए जो रेट है वो वाटर के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट था, है ना। लेकिन यहाँ पे रेट क्या है, इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो गया, जब दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे तो ये 2 ऑर्डर रिएक्शन हो गया, है ना, 2 डिग्री का हो गया। तो मतलब यही नहीं है 1 ये है, ये तो दोनों 1 ही है। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन है सो होता है, और जहाँ भी मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होता है एक स्टेप स्लो होता है और एक फास्ट होता है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो वाला होता है। जैसे ट्रेन जा रही है तो एकदम ट्रेन आई 500-600 के स्पीड से, 600 के स्पीड से आई, आप डब्बा गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे कि कितना डब्बा ट्रेन में था। लेकिन यही ट्रेन अगर 10 के स्पीड से गुजरे तो सारा डब्बा को आप गिन लीजिएगा। यही बात है कि जो अभिक्रिया में जो स्टेप स्लो हो
धीरे धीरे हो, उसमें हम उस अभिक्रिया की दर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो अभिक्रिया बहुत फास्ट हो जाए, फास्ट स्टेप हो, उसमें हम उस अभिक्रिया की दर को काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे, सेकेंड वाला जो है वो फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया नहीं है, बाकी तीनों का तीनों जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। 44 को देखते हैं। 44 क्या है, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। ये प्रश्न कल भी हम जिक्र किए थे कि पूछा जा रहा है रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी के बोलते हैं, है ना। रेट जैसे लिखते हैं ना कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के, और यही जो के लिखा गया है वो रेट कांस्टेंट है। इस रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि के का यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये एकदम याद रखिए, के का यूनिट जो है रेट कांस्टेंट का यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यही यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का भी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो के का यूनिट होता है, के का यूनिट ही हो रहा है, के का ही यूनिट जीरो के लिए ये होता है, फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए पर सेकेंड होता है, यानी कि पर टाइम यूनिट, अगर मिनट में है, आवर में है, जिसमें टाइम लिया गया हो उसका पर होगा, जैसे मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, पर घंटा अगर लिया गया हो। और सेकेंड ऑर्डर का जो है वो होता है लीटर पर मोल पर सेकेंड, याद रखिएगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो ऑप्शन को ढूंढिए, लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड, यही है सी नंबर। बाकी में तो ऐसा किसी में नहीं है, सी नंबर हमारा सही होगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। समझ गए। क्वेश्चन 45 को देखिए, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt बराबर के, एच का कंसंट्रेशन 1/2 है और बी का कंसंट्रेशन 1/2 है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो जो अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ए, एच और बी दोनों का पावर कितना है, हाफ और हाफ, तो हाफ और हाफ को जोड़िएगा पावर ऑफ कंसंट्रेशन को तो एक आएगा, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 46, फ्रेंडलिक्स के अधिशोषण समताप के अनुसार, किसके अनुसार पूछा गया है, फ्रेंडलिक्स के अधिशोषण यानी कि अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये चीज़ जो है सो आपका देखिए फ्रेंडलिक्स का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ना वो दिया गया है कि x/m इज इक्वल टू के और p पर पावर हाफ n होता है। ये फ्रेंडलिक्स का एडजॉर्प्शन का इक्वेशन है। क्या होता है कि x/m जो है वो इक्वल होता है के p पर पावर हाफ n, है ना, याद रखिएगा। ये फ्रेंडलिक्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को ही कहते हैं फ्रेंडलिक्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इस इक्वेशन को ही कहते हैं। तो ए नंबर सही होगा। 47 है, दूध है, तो दूध क्या है, जल में परिक्षेपित वसा है, यानी फैट डिस्पर्स इन वाटर, या वाटर डिस्पर्स इन फैट, या वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, या फैट डिस्पर्स इन फैट। तो जो दूध है ना उसमें क्या होता है, फैट जो है वो डिस्पर्स होता है वाटर में। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है डिस्पर्स मीडियम, यानी डिस्पर्सन मीडियम होता है, और होता है डिस्पर्सन फेज। एक डिस्पर्सन मीडियम होता है और एक होता है डिस्पर्सन फेज, ठीक है। तो मीडियम का मात्रा हमेशा ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होता है ना सॉल्यूट से, वैसे ही एक कोलाइडल में जो मीडियम है उसका मात्रा फेज से अधिक होता है। तो यहाँ पे जो मिल्क होता है ना, वो मिल्क में क्या होता है कि जो फैट है
जो वसा है ना वो जल में क्या होता है, डिस्पर्स होता है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो डिस्पर्सन मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है और फैट जो है वो डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट कर रहा है। समझ गए? ये नंबर हमारा सही होगा कि जल में प्रक्षेपित वसा है। दूध क्या होता है? दूध जो है वो फैट डिस्पर्स इन वाटर है। अगर कोई पूछेगा कि मिल्क क्या है तो ये तो एक कोलाइडल है ये है, लेकिन किस प्रकार का कोलाइडल है? फैट जो है वो वाटर में डिस्पर्स है। समझ गए होंगे। 48 है कि निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? ऑप्शन है मिल्क, गम, फॉग, ब्लड। तो मेरे हिसाब से लायोफिलिक पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफिलिक कोलाइड? तो लायोफिलिक कोलाइड तो एक से अधिक इस ऑप्शन में दिख रहा है। ब्लड भी लायोफिलिक है, मिल्क तो है, गम तो लायोफिलिक है ही, मिल्क भी लायोफिलिक में होता है। तो मुझे लगता है कि प्रश्न पूछना चाहिए था लायोफोबिक। क्या पूछना चाहिए था? लायोफोबिक पूछना चाहिए था। तब लायोफोबिक का एक उदाहरण जो है वो फॉग हो जाता है ना। 3 तो लायोफिलिक दिख ही रहा है। इस प्रश्न को आप देखिएगा, थोड़ा सा हम भी देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लायोफिलिक के जगह में लायोफोबिक पूछना चाहिए था, तब फॉग सही हो जाता। क्योंकि 3 जो है मिल्क, गम और ब्लड, ये तीनों लायोफिलिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो आयरन और मोलिब्डेनम का, है ना। आयरन जो है वो कैटेलिस्ट के रूप में होता है, मोलिब्डेनम प्रमोटर के रूप में यूज होता है किसमें? हैबर प्रोसेस में। हैबर प्रोसेस आपको याद है कि H2 प्लस N2 अभिक्रिया करके बनाता है NH3। बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ अगर हम लिखेंगे 2 तो ये 2 हो गया और 2 तिया 6, यहाँ पे 3 लिखेंगे, है ना। ये चीज़ यहाँ पे कैटेलिस्ट के रूप में जो है सो आयरन और मोलिब्डेनम यूज होता है। बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट है इस वीडियो का। विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है, विटामिन के, है ना। ब्लड का थक्का बनाने में, ये तो एकदम बहुत ही इजी सवाल है कि ब्लड का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन यूज होता है? विटामिन के। विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी होता है? रिकेटस होता है। विटामिन के कमी से क्या होता है? ब्लड जो है सो इस ब्लड का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन ए के कमी से क्या होता है? तो रतौंधी जैसी बीमारी होती है। विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल जिसको कहते हैं, है ना। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल। ये चीज़ भी याद रखिएगा, टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल जो है इसकी कमी से होता है बांझपन की शिकायत होती है महिलाओं में या पुरुषों में, बांझपन की शिकायत, है ना। जिस भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ई की कमी हो वो जल्दी है सो संतान की सुख प्राप्ति नहीं कर सकता है, बांझपन की शिकायत होती है। तो इस वीडियो में हम 26 से 50 तक ही देखने वाले थे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आपके लिए भी सही नहीं होगा, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को भरपूर सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट क्या कीजिए, आप अपना पढ़ाई को मजबूत कीजिए, है ना। सपोर्ट करने का कोई बात नहीं है, आप हैं तो सपोर्ट ज़रूर होगा। आप अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। मेरा प्रयास हरदम यही रहता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आप है सो सर पे हाथ रख के सोचने पे विवश ना हो। बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रश्नों को डील करके 70 क्वेश्चन में से 35 को आप इतने आसानी से ऑब्जेक्टिव को डील कर लें कि आपको 35 में 35 यानी 35 आउट ऑफ 35 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाए, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर रह के तैयारी करते हैं तब। क्योंकि प्रश्न जो है वो प्रश्नों का लेवल काफ़ी इजी रहता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, भिड़े रहिए, तैयारी को दुरुस्त करते रहिए। और अच्छा लगता है वीडियो तो दूसरों के साथ साझा भी कीजिए। नए हैं तो चैनल को अभी अंत में हम कह रहे हैं कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।